हेलो प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपको पता है कि 16 तारीख से आपके कक्षा 11 का वार्षिक एग्जाम शुरू हो रहा है और पहली मीटिंग में फिजिक्स और दूसरी मीटिंग यानी 2 बजे से आपके रसायन विज्ञान का पेपर है। क्या आपने रसायन विज्ञान के पेपर के लिए तैयारी की? बहुत से छात्र होंगे जो कहेंगे हाँ सर की, और बहुत से कहेंगे कि नहीं की। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने तैयारी की या नहीं की। अच्छा, ये तो हो गई दूसरी बात। हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व ये है कि हमने आपको साल भर पढ़ाया है, तो आइए कुछ रिवीजन करा देते हैं कि ताकि एग्जाम देने जाना ही है तो एग्जाम देने जाने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूला, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वेश्चन करने के तरीके ये पता होने चाहिए। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है कि इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो आइए फिर बिना देर किए करते हैं शुरुआत और सीखते हैं एक एक न्यूमेरिकल को। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन खुला हुआ है। ये कहता है कि 3.0, इसको 3 ही मान के चलो, कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस 29 ग्राम ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके जल बनाता है। सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें और बने हुए जल की मात्रा बताएं। बहुत बढ़िया, आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर रहा है कि हाइड्रोजन किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से, और बना रहा है जल, तो पहले इसकी अभिक्रिया लिख लो। ठीक है सर, अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन किससे मिलता है? जल से। तो हाइड्रोजन ले लो, साथ में ऑक्सीजन ले लो और इनकी क्रिया से बना लो जल। ठीक है सर, थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, 2 लगा लो तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, इधर 2 ही है तो इधर भी 2 लगा लो। ठीक है सर, तो यह है आपके जल बनने की अभिक्रिया। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में कहता है सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना है। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं सर? अभिक्रिया में जो पहले ही समाप्त हो जाए, वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब हमको पता लगाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों जल बनाने का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन समाप्त हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अभिक्रिया में जरा गौर से देखें, हाइड्रोजन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन आपने इस अभिक्रिया में यूज किया है जल बनाने के लिए? सर 2 दूना 4, 4 परमाणु हाइड्रोजन के मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। कितने ग्राम ऑक्सीजन से? तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, यानी 32 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कितना जल बना? तो सर जल जो है 2 अणु बना जल का। एक अणु का भार क्या होता है? तो H2O, मतलब 16 2 18, एक अणु का 18 होता है तो 2 अणु का हो गया 18 दूना 36, 36 ग्राम जल बना। कितना ग्राम जल बना? 36 ग्राम जल बना। यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपको सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए सर? यहां से आपको बड़ी प्यारी बात सीख लेनी चाहिए। क्या सर, कौन सी प्यारी बात सीख लेनी चाहिए? प्यारी बात यह सीख लेनी चाहिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 36 ग्राम जल बनाता है। मतलब सीधा सीधा यह हो गया कि आपको यह पता चल गया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 36 ग्राम जल बनाता है। अब यहां पे आपके पास यह पता लगाना है कि 3 ग्राम कितने ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, पहले यह पता लगा लेते हैं। टोटल हमारे पास 29 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। हमको पता चला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है। 4 ग्राम हाइड्रोजन जल बनाने के लिए कितने ग्राम? जल बनाने के लिए 32 ग्राम O2 से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? हाँ सर। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन जल बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगी? तो चलिए ठीक है सर, एक काम करिए, 32/4 कर दीजिए, यानी 4 8 32, 8 ग्राम निकल करके आ गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन जल बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है। वेरी गुड। हमारे पास है कितनी? 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो भैया इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन
जल बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी? तो 1 ग्राम 8 ग्राम से क्रिया करता है, तो 3 ग्राम कितने से करेगा? 8 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, 24 ग्राम O2 से क्रिया करेगा। मतलब जो आपके पास हाइड्रोजन है वो कितना है बेटा? हाइड्रोजन आपके पास 3 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है? 29 ग्राम है। और 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाएगा? मात्र 24 ग्राम से। मतलब कुछ ऑक्सीजन हमारे पास बच गया, हाइड्रोजन पहले ही समाप्त हो गया। तो यहां पर सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब टोटल 29 है, 29 में से 24 घटा दो तो 9 में से 4 गए, कितना बचा सर? 5 बचा। 5 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच गई। अब 5 ग्राम ऑक्सीजन को क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन पहले समाप्त हो गया, तो हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन मात्र 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर पाया। 24 ग्राम, मात्र 24 ग्राम ऑक्सीजन से ही क्रिया कर पाया, जबकि हमारे पास कितनी है? जबकि 5 ग्राम ऑक्सीजन शेष रह गई, शेष बच गई। इससे क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, अभिकर्मक है। बोलो क्लियर? हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? सीमांत अभिकर्मक हो गया। जल्दी से जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अभी इसमें एक चीज हमने खोजा है, अभी तो हमने सिर्फ सीमांत अभिकर्मक निकाला है, अभी बेटा हमें बने हुए जल की मात्रा भी ज्ञात करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? चलो अब बने हुए जल की मात्रा ज्ञात करते हैं। बने हुए जल की मात्रा कैसे ज्ञात करोगे? कितना जल बना है? तो भैया सीधा सीधा आ जाओ, कितना जल बना है? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम क्रिया करता है, 36 ग्राम जल बनता है। तो भैया 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और जल कितना बन रहा है? जल बन रहा है 36 ग्राम जल बन रहा है। ठीक है सर, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताना जरा, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना जल बनाता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना जल बनाता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना जल बनाता है? 36 ग्राम जल बनाता है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम जल बनाता है। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना बना रहा है बेटा? 36 ग्राम जल बनाता है। बोलो इतना क्लियर? अरे जल्दी बोलो भाई। 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जल बना सर? 36 ग्राम बना। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम जल बनाता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने जल बनाएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 36/4। इसको भागे में ले जाओ, कितना आएगा? 9 चौको 36, 9 ग्राम। 9 ग्राम जल बनेगा। तो भैया 1 ग्राम हाइड्रोजन से 9 ग्राम जल बनेगा। अब आपके पास कितना है? 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम से कितना बनेगा? इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जल बनेगा भाई? 1 ग्राम से 9 ग्राम बनता है, तो 3 ग्राम से कितना बनेगा? 9 गुणे 3, मतलब 9 त्रिक 27 ग्राम जल। 27 ग्राम जल। तो भैया 27 ग्राम जल बनता है, यही इसका आंसर हो गया। 27 ग्राम जल क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही तो पूछा था कि भैया बने हुए जल की मात्रा। तो भैया 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जल बनेगा? 27 ग्राम जल बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। 27 ग्राम जल बनेगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात बताइए, क्या मजा आया क्या? जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दे क्या मजा आया क्या?
ये क्वेश्चन करके मजा आया हो तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बॉस, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 50 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया का निर्माण करता है। सीमांत अभिकर्मक का पता लगाएं। बेटा ये सीमांत है, शायद ये गलत लिख गया है, ये सीमांत है, इसमें भी सीमांत अभिकर्मक ही पता लगाना है। तो क्या आप ये अब पता लगा लोगे? क्या अब ये आप पता लगा लोगे या मैं ही लगाऊं? सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें। ठीक है सर, आइए देखते हैं। 50 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया का निर्माण करता है। सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? तो पहले चलो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया देख लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया से बनता क्या है? अमोनिया। तो आओ बनाते हैं। तो भैया नाइट्रोजन ले लो प्लस हाइड्रोजन ले लो, क्या बनेगा? NH3 अमोनिया बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 1 परमाणु है, 2 लगा लो। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लगा लो। ठीक है, नाइट्रोजन, अब कितना नाइट्रोजन है इस अभिक्रिया में देखो, तो 2 नाइट्रोजन के परमाणु है। 1 नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 7 दूना 14 होता है। 2 का क्या होगा? 14 दूना 28, मतलब 28 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। तो 3 दूनाई 6, 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। कितना अमोनिया बनाएगा? अमोनिया का भार कितना होता है? तो सर अमोनिया में नाइट्रोजन है, मतलब ये हो गया नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है NH3, तो 3 हाइड्रोजन 14 3 कितना हो? 4 3 17 हो गया गुरुजी। तो 17 यहाँ पे 2 है, तो 17 दूना 34, यानी 34 ग्राम क्या बनेगा? 34 ग्राम क्या बनेगा? 34 ग्राम आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, आ जाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और अमोनिया का निर्माण करता है। अब 50 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। चलो तो पहले ये देखो कि 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। तो यहां से शुरू करते हैं। हमने देखा कि 28 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से क्रिया करता है? 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। ओके, 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन से क्रिया करेगा? तो 6/28, उल्टा हो गया क्या? 1 सेकंड रुकना बेटा। 34 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 सेकंड, उल्टा ही हो गया, 1 सेकंड रुकना बेटा, फिर से इसको देखते हैं। 1 सेकंड, ऐसे देखो ना, हमने उल्टा कर लिया। ऐसे देखो, 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। ठीक है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है 50 ग्राम नाइट्रोजन। ओके, तो जो कम है उसको देखते हैं, इसको इससे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का देखते हैं। चलो ये वाला बेटर रहेगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का तब जल्दी निकल आएगा। कैसे यार? वेरी सिंपल है। कैसे वेरी सिंपल है? जैसे हमने पीछे किया सेम इसी तरह लगेगा, बस थोड़ा क्या करना है, हमने नाइट्रोजन से देखा था, हाइड्रोजन से देख लो। यहां से देखो, 6 ग्राम हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कर रहा है? 28 ग्राम से क्रिया कर रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करता है। उल्टा देख लो, हमने उल्टा देख लिया था, हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन को ले लिया था, हमें कम वाले को पहले रखना है। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कर रहा है। 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करता है, तो 34 ग्राम अमोनिया बनती है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन
कितने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा? 28/6। हाँ ये सही है, 28/6। कितना आएगा भैया? आओ देख लेते हैं नाइट्रोजन का भार। तो 6 एक कम 6, गधा, ठीक है, इतना ही रख लो, अभी इसी तरह रखो और आगे मजा आएगा। 28/6 ऐसे ही रख लो, कट मत करो, ऐसे ही रख लो। 28/6 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, क्रिया करता है। कौन है भाई? बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, बात करता हूँ, बार बार बहुत देर से कॉल कर रहे हैं आप। हाँ, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करता है। बिल्कुल सर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा? 28/6 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा? तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा? 28/6, क्योंकि ये 1 ग्राम हाइड्रोजन का है, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन की मात्रा है। तो 8 ग्राम के लिए नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? 1 में 8 का गुणा कर दो, है ना, ग्राम नाइट्रोजन। अच्छा अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? तो भाई इसको काटोगे 6 और 28, टोटल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अरे 1 मिनट रुको, बार बार गुणा भाग करने से अच्छा मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, है ना, डायरेक्ट ले लो, क्योंकि 6 चौको 24 जाएगा, है ना, तो इसको डायरेक्ट ले लो। 28 × 8 224, कितना है? 224 भागे 6, 37.33, कितना? 37.33 ग्राम नाइट्रोजन, 37.33 ग्राम नाइट्रोजन, इतने ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा। ओके बेटा, इतने नाइट्रोजन से क्रिया करेगा। अब इसको ध्यान से समझो, कह रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता था। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 28/6 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करता है। अब ये 1 ग्राम हाइड्रोजन इतना नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने से करेगा? 8 ग्राम इतने से करेगा, 8 ग्राम 37.33 ग्राम नाइट्रोजन से करेगा। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन हमारे पास कितना है? 50 ग्राम है। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है? 50 ग्राम है। और हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया कर पा रहा है? 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया कर पा रहा है? मात्र 37 ग्राम से क्रिया कर पा रहा है। मतलब 50 ग्राम में मात्र 37 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कर रहा है, बाकी तो आपका बच गया, बाकी आपका 50 ग्राम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन सिर्फ 37 ग्राम से क्रिया कर पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास नाइट्रोजन अभी भी बच गया है, जो क्रिया नहीं कर पा रहा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन पहले ही समाप्त हो गया। इसका मतलब इस बार फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक हो गया। इस बात को भी लिख लीजिए। सॉल्व क्या लिखेंगे? लिखिए कि 8 ग्राम हाइड्रोजन मात्र 37.33 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कर पाता है, नाइट्रोजन से क्रिया कर पाता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 50 ग्राम है। कितनी मात्रा है? 50 ग्राम है। अतः हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा। अतः हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा। बोलो क्लियर? था ना एकदम आसान? भाई सिंपल से हमको ये पता करना था कि 50 ग्राम नाइट्रोजन था, 8 ग्राम हाइड्रोजन था। तो पहले हमने सोचा कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का निकाले, दोनों तरफ से निकाला जा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो हम समझ गया कि हाइड्रोजन से निकालेंगे तो जल्दी आ जाएगा। इसलिए हमने 8 ग्राम हाइड्रोजन देखा कि 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से क्रिया कर पाएगा। तो पता चला कि 8 ग्राम हाइड्रोजन मात्र 37 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा, बाकी फिर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। और 50 ग्राम नाइट्रोजन है हमारे पास,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले ही समाप्त हो गया अभिक्रिया में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है। तो ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आएगा तगड़ा मजा। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ओके। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ गुरुजी ठीक है, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है CH2O। ये क्या है बेटा, CH2O, ठीक है, तथा मोलर द्रव्यमान 180 है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक, तो मूलानुपाती सूत्र क्या दिया है, लिखो पहले। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है। मूलानुपाती सूत्र क्या दिया हुआ है, CH2O, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान 180 दिया है। मोलर द्रव्यमान क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हमें सवाल में दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम, 180 ग्राम। पूछ क्या रहा है, सूत्र पूछ रहा है, यौगिक का सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करो, इस मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान चलो निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना है, ये भी इसका द्रव्यमान निकाल लो। तो लिखो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र का द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान क्या आएगा, क्या आएगा, मूलानुपाती सूत्र क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हुआ, तो 12 तो 14, 14 और 16 कितना हुआ, तो 14 और 16 मतलब 6 4 10 और हासिल आए 1 1 1 2 और 1 3, मतलब 30 आया टोटल। कितना बेटा, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम किसका भार आया, ये मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आ गया। बोलो इतना क्लियर, हमने इसका द्रव्यमान निकाला है, बस बताओ क्लियर, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? तो फिर चलते हैं सूत्र पे। हमारा सूत्र भी होता है, जी हाँ सूत्र भी होता है, सूत्र भी होता है, ठीक है सर। अब चलिए निकालिए सूत्र क्या होगा। तो भाई देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। अब यौगिक का जो सूत्र ज्ञात करने का है फार्मूला, वो होता है अणु सूत्र बराबर, यौगिक का अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, n गुणे मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, n गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हमारा CH2O है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र तो नहीं रखेंगे, इसका द्रव्यमान, हाँ मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र, ये फार्मूला अलग लिख लो। फार्मूले याद रख लेना, जब भी तुम्हें अणुसूत्र चाहिए किसी भी चीज का, यहां पे यही तो पूछा है कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा तथा मोलर द्रव्यमान 180 है, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करने का एक फार्मूला मैंने बताया था कि अणुसूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अब बारी है कि सर ठीक है, मूलानुपाती सूत्र तो हमें पता है CH2O, लेकिन n का मान नहीं पता कितना आएगा। n का मान कैसे निकलेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। n बराबर क्या होता है, हाँ भाई n के लिए एक नया सूत्र है कि n बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, दोनों चीजें हमारे पास रखी हुई है, दोनों चीजें हमारे पास रखी हुई है। तो n बराबर क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान, n का मान कैसे निकलेगा, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो n का मान, मोलर द्रव्यमान कितना दिया है 180, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया है 30, ठीक है गुरुजी 30 आ गया, 30 ही है ना, हाँ 30 ही है। कार्बन है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 3 और 18, 3 से 18 काटोगे कितना आएगा, तो 3 से काटोगे 3 5 15, 3 6 18, कितना आया 3 5 15, 3 6 18, 6 आया। कितना आया भैया, 6 आया। कितना आ गया 6, n का मान 6 आ गया। तो भाई n का मान 6 आ गया, ठीक है, तो n का मान रख दो, चलो अब सूत्र बन जाएगा। कैसे सूत्र बनेगा, अब आओ यौगिक का सूत्र निकालते हैं। सूत्र कैसे बनेगा, अणु सूत्र बराबर, अणु सूत्र बराबर
अणु सूत्र बराबर n का मान कितना आ गया है 6, तो 6 गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O, करेक्ट। अब चलो 6 का गुणा कर दो CH2O से, तो क्या होगा 6 का गुणा C के साथ करो तो C6, 6 का गुणा H के साथ करो तो H कितना है, पहले से 2 है तो 2 छंग 12, H12, और 6 का गुणा O के साथ करोगे O6। भैया ये तो ग्लूकोज है, तो ये सूत्र मिल गया, ग्लूकोज का सूत्र मिल गया। तो इस प्रकार से सूत्र निकाल सकते हो, है ना, मजा आया। तो कितना सूत्र आया C6H12O6। कैसे निकालते हैं इसे, तो हमेशा याद रखो ऐसे सवाल में क्या करना है, 2 सूत्र याद रखने हैं। पहला तो यह कि जब किसी का अणु सूत्र पूछे तो फार्मूला लगाना, अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे ये जो यौगिक का सूत्र पूछा है वो अणु सूत्र पूछा है। अब बात ये होती है कि सर n गुणे मूलानुपाती सूत्र तो ठीक है, मूलानुपाती सूत्र तो हमें पता है, लेकिन ये n का मान कहाँ से लाएं, तो n का मान निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान सवाल में दिया रहता है और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जैसे मैंने निकाला था ऐसे निकाल लेते हैं। बस इस प्रकार से प्रोसेस करके n का मान निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। बोलो क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मेरा पास समय बहुत कम है जी, और समय अगर कम है तो फिर ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। क्लियर, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाओ। करा 12.04, 12.04, गुणे का चिन्ह बड़ा घटिया बना हुआ है, इसको सही करते हैं थोड़ा। हाँ, 12.04 गुणे 10 की पावर 23 जल के अणुओं में जल के कितने मोल होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे, तो पहले ये देखो कि जल के कितने मोल होंगे। तो आ जाओ 1 मोल जल को ले लो, तो 1 मोल अगर तुम जल लेते हो, तो पहले मोल समीकरण लिखना बताया था, तो 1 मोल अगर तुम जल लोगे तो कितने जल के अणु मिलेंगे, 6.02 गुणे 10 की पावर 23 जल के अणु मिलते हैं, अणु प्राप्त होते हैं। और कितने ग्राम जल प्राप्त होता है, तो और जल कितना प्राप्त होता है, तो जल मिलता है अपने परमाणु भार के बराबर, यानी 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का 16 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो इनका परमाणु भार 16 2 18। ये हो गया मोल समीकरण। अब इसमें क्या दिया है, सवाल में क्या पूछ रहा है ये समझो। किसी भी चीज का अगर आप 1 मोल लेते हो तो वो आपको प्राप्त होती है 6.02 गुणे 10 की पावर 23। जैसे तुमने जल का 1 मोल लिया तो 1 मोल जल में जल के इतने अणु प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ वो पदार्थ की मात्रा कितनी प्राप्त होती है, अपने परमाणु भार के बराबर, तो ये अपने परमाणु भार के बराबर वहां पे प्राप्त हो गया 18 ग्राम जल। अब कह रहा है कि इतने अणुओं में नहीं, इतने जल के अणुओं में जल के कितने मोल होंगे, मतलब अणु दिया है और मोल पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया आप भी देख लो कि यहां पर अणु से कितने मोल बनते हैं। तो अणु दिया है, मोल पूछ रहा है, अणु और मोल का कनेक्शन है, तो आप भी भिड़ा लो अणु और मोल का कनेक्शन। आओ चलो चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, आओ चलो चेक करते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे चेक करो कि 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणुओं में कितने मोल बन रहे हैं जल के, अणुओं में जल के मोल बराबर, जल के मोल कितने हैं, 1 मोल है। कितना है बेटा, 1 मोल है। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे आपको अणु दिया है, जल का मोल पूछ रहा है, तो यहां पर देखो कि इतने अणु में जल के कितने मोल होते हैं, इतने मोल होते हैं, तो इतने अणुओं में जल के इतने मोल हो गए। ठीक है गुरुजी, तो 6.02 गुणे 10 की पावर 23 जल के अणुओं में 1 मोल जल प्राप्त होता है, इतने जल के अणुओं में 1 मोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 जल के अणु में कितना मोल प्राप्त होगा, 1 जल के अणु में जल का मोल, जल के मोल कितने प्राप्त होंगे, इतने अणुओं में, इतने जल के अणुओं में जल के 1 मोल प्राप्त होते हैं, तो 1 जल के अणु में जल के कितने मोल प्राप्त होंगे, कितने मोल प्राप्त होंगे, तो 1/6 इसके भागे में दे दो 6.02 गुणे 10 की पावर 23। 1 अणु जल अगर लोगे तो इतने मोल प्राप्त होते हैं, इतने मोल प्राप्त होंगे। समझ गए, क्योंकि फिर से समझो, अणु दिया है और जल के कितने मोल प्राप्त होंगे पूछ रहा है।
हमने एक मोल समीकरण लिख लिया। फिर हमने कहा कि इतने अणुओं में एक मोल बनता है, मतलब 6.02 गुणे 10⁻23 अणु अगर हमारे पास जल के होंगे तो एक मोल जल हमको प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? एक मोल जल हमको प्राप्त होता है। तो एक अणु में कितना मोल प्राप्त होगा? तो एक अणु अगर हमारे पास जल का है तो 1/6.02 गुणे 10⁻23 मोल जल के प्राप्त होंगे। अब एक अणु का निकल आया, अब जितना भी अणु दिया है गुणा कर दो उठा के, तो अतः अब एक अणु का निकल आया, अब जितना भी है उठा के गुणा करो, अतः 12.04 गुणे 10⁻23 जल के अणुओं में मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी होगी? अब भाई एक पेन का दाम पता है, अब तुम दुनिया चाहे तुमसे जितने पेन का दाम पूछ ले, एक पेन का दाम 20 रुपया, तो फिर तुम 1000 पेन का उठा लो, 20 से गुणा कर दो, तो एक अणु का हमें पता हो गया कि अगर जल का एक अणु है तो इतना मोल होगा, तो इतने अणु में कितना होगा भैया, इससे गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/6.02 गुणे 10⁻23, ठीक है, और उसमें गुणा कर दो, किसका गुणा करोगे भाई, जितने अणु का चाहिए, 12.04 गुणे 10⁻23। अब ये कट जाएगा, ये 6 है, ये 12 है, ये 2 है, ये 4 है, काट दो, कितना आया? तो भैया इसके जस्ट डबल है, तो 2 मोल प्राप्त होंगे, 2 गुना, तो भैया कितना है, इसके 2 मोल प्राप्त होंगे, यही अंतर आया, तो जल के 2 मोल बनेंगे, इतने अणुओं से जल के 2 मोल बनेंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो क्लियर? जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी, आई हैव नो टाइम, पहले फिर से बता दे रहा हूं, मेरे पास समय का अभाव। हो गया बेटा? आगे चले, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बटुआ। ठीक है बाबा, अगले क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो कि आपसे क्वांटम संख्या का पूछा करता है। क्वेश्चन कह रहा है 2p6 में तीसरे तथा छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, किसके लिए पूछा है? 2p6 के लिए। तो आओ पहले 2p6 का कक्षक बनाते हैं। p का मतलब क्या? 3 कक्षक। p का मतलब होता है, p का मतलब 3 कक्षक, 3 कक्षक हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो n भैया ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, फिर l, फिर उसके बाद m, फिर उसके बाद s, ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, दिगांशी क्वांटम संख्या, और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, s मतलब चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। अब जो m का मान है वो कक्षक पर निर्भर करता है। कैसे? कक्षक को हम कैसे कक्षक का जो चुंबकीय मान है वो कैसे रखते हैं? -1 मतलब -l से लेकर 0 सहित +l तक, है ना, इस तरह से रखते हैं। तो चलो, तो इसको हम मान लेते हैं, इस कक्षक को -1, इसको 0, इसको +1, इस प्रकार से हम कक्षक का मान के चलते हैं। ये सारी चीजें जिन बच्चों को नहीं पता है जाके देख लेना, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, कम से कम 50 सवाल इसके करवा चुका हूं। ठीक है सर, अब चलो शुरू करते हैं इसका आंसर। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए? तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लिखिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान। n का मान क्या होगा? n का मान सदैव
मुख्य क्वांटम संख्या जो है n का मान सदैव कोस पर निर्भर करता है। कौन सी कोस है, यहाँ पे कोस लिखी होती है, ये 2 लिखा है, ये कोस है तो 2, तो n का मान आ गया 2। l का मान सदैव किस पर निर्भर करता है, उपकोष पर निर्भर करता है। उपकोष क्या है, p, और l का मान s p d f 4 कक्षक होते हैं, जिनमें जो l का मान है दिगांशी क्वांटम संख्या है वो उपकोष पर डिपेंड करती है, और l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो मतलब l का मान क्या होगा, p के लिए 1 होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, याद आया कि जो दिगांशी क्वांटम संख्या l का मान है वो उपकोष पर निर्भर करता है। उपकोष 4 होती हैं, SPDF, और l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। ठीक है सर, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, l के लिए p के लिए क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। p के लिए l का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है भाई, m का मान क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तीसरे, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में है, +1 वाले कक्षा में है, तो यहां पर रख दो +1। उसके बाद s का मान चक्रण ज्ञात करना है, स्पिन की, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन की दिशा तो +1/2, माइनस नीचे की तरफ है तो -1/2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर +1/2। ये हो गया तीसरे के लिए। अब आ जाओ बेटा अगला, अब चौथे के लिए, तो लिखो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्या के मान। ठीक है सर, n का मान क्या होगा, n का मान तो वही रहेगा 2, l का मान क्या रहेगा, वही रहेगा 1, m का मान क्या होगा, m का मान परिवर्तित हो गया, कैसे, क्योंकि पहला, दूसरा, चौथे के लिए कि छठवें के लिए, अच्छा छठवें इलेक्ट्रॉन है ना, छठवें का पूछा है भैया, 1 सेकंड रुको, छठवें का है, तो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए भैया, छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ है राजन, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये वाला है, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला छठवां, हाँ तो नीचे वाला है ना, हाँ छठवां नीचे वाला है। ठीक है, तो m का मान क्या आएगा, वो भी इसी वाले कक्षक में है, +1 वाले में, तो +1 हो गया, और s का मान क्या आएगा, चूंकि इसकी दिशा नीचे की तरफ है तो -1/2। भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो परेशान मत होना, बल्कि पूर्ण साहस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रखना। अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हो तो बाबू अब आ जाओ, आगे चलते हैं। अब आगे जो अगला क्वेश्चन है उसका नाम क्या है, अरे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है बाबा, है भाई, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं अभी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। आपसे ये जरूर पूछेगा, क्या पूछेगा कि कॉपर तथा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें, ये आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें, पूछेगा भाई आपसे, और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूछेगा तो बता देना। कैसे, कॉपर का है तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये होता है नॉर्मल अवस्था में। बट ये गलत है, आप यही करके आओगे लेकिन ये गलत है। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि यहाँ से ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा 3d की तरफ, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 और 3d10, ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो याद रखना, कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 4s में 1 और 3d में 10 रखना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज देना है। तो ये बात हो गई किसकी, कॉपर की। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, सेम क्रोमियम के साथ भी ऐसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसके बाद 3p, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने भरें 24 है, 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20
424। लेकिन ये बेटा गलत है, तो सही क्या होगा? तो वैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा, लेकिन चूंकि ये अपवाद है तो इसमें भी वही होगा। ये 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा और अंततः जो सही होगा वो आएगा 4s1 और 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाएगा। तो ये वाला आपको हटाना है, यहाँ से ये वाला हटाना है, इनकी जगह ये दोनों जोड़ दोगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही आ जाएगा। बोलो क्लियर? ये भी क्लियर हो गया बेटा? जल्दी जल्दी बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ चलें। ठीक बेटा, तो अब चलें अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 लीटर के बंद पात्र में रखा गया, गैस का दाब क्या होगा? गैस का दाब ज्ञात करें। भैया ये क्वेश्चन आपके गैसीय अवस्था से, यानी तीसरा चौथा, हाँ, तो ये तीसरा चौथे अध्याय से बेटा, चौथे अध्याय से, चौथे या पांचवें, क्योंकि पहला आपका हो गया रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, दूसरा हो गया आपका परमाणु संरचना, तीसरा हो गया आपका तत्वों का निष्कर्षण, आवर्त सारणी, और चौथा हो गया आपका रासायनिक अवबंधन। पांचवा चैप्टर है बेटा, ये पांचवा चैप्टर है बेटा, ये पांचवा चैप्टर है। तो अब पांचवें चैप्टर को समझते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो सूत्र है ये किसका है? गैस का दाब ज्ञात करें, यानी ये गैसीय अवस्था का है। और गैस के दाब के लिए हम हमेशा ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? एक सूत्र है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। यहां पे P क्या होता है? P आपका दाब है बेटा, V क्या है? आपका आयतन है, V क्या है? आपका आयतन है, R क्या, N क्या है? गैस के मोल या पदार्थ के मोल, तो मोल है। N क्या होता है? मोलों की संख्या या मोल होता है। R आपका क्या है? रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, रिडबर्ग नियतांक है। T आपका क्या है? तापमान है, T आपका तापमान है। इतनी चीजें पता चल गई क्या? अगर इतनी चीजें पता चल गई हैं तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। PV बराबर nRT से सॉल्व होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस ताप, तो लिखो तापमान। तापमान कितना दिया है बेटा? तापमान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। चलो इसको केल्विन में बदल लेते हैं, 273 जोड़ दो, 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन प्राप्त हो गया, ठीक है सर। फिर दिया है 7 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस का भार दिया है। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? मोल। तो लिखो नाइट्रोजन गैस का भार, तो नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का भार कितना होगा बेटा? नाइट्रोजन का भार कितना होगा? 7 ग्राम। नाइट्रोजन गैस का भार दिया है 7 ग्राम, ठीक है। अणु भार ज्ञात कर लो, तो अणु भार क्या होगा? अणु भार, अब नाइट्रोजन गैस द्विपरमाणुक है तो भैया N2 के रूप में रहेगी, तो नाइट्रोजन गैस का परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार होगा, कितना होगा? 14 होता है एक नाइट्रोजन का, 14 दूना 28, और ये पहुंच जाएगा बेटा 28 ग्राम। कितना पहुंचेगा? 28 ग्राम पहुंचेगा। अब ये 28 ग्राम पहुंचा, 3 लीटर के बंद पात्र की बात कर रहा है, मतलब आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया है? V दिया हुआ है 3 लीटर। आयतन कितना दे दिया? 3 लीटर V हो गया। गैस का दाब ज्ञात करें, दाब बोले तो P, और P का मतलब क्वेश्चन मार्क। P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क। बोलो क्लियर? क्वेश्चन मार्क, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करोगे? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक मिनट रुकना बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, सीधा यहां पहुंचो। सूत्र क्या है? PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण। यहां से P बराबर ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपान में, V इधर गुणा में है, चला जाएगा भागा में, तो P बराबर n का मान कैसे निकालोगे? n, अब n क्या है? भार बटे अणुभार। n क्या है? भार बटे अणुभार, यानी मोल की संख्या है। मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार से ज्ञात करते हैं। मोल कैसे ज्ञात करते हैं? तो भार बटे अणुभार। भार कितना है? 7 ग्राम है। अणुभार कितना है? 28 ग्राम है, यानी 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 0.25, या मतलब कि 25 चौको 100, तो 0.25 n का मान हो गया गुणे। r का मान क्या होता है? r का मान होता है 0.0821, यह r का मान फिक्स होता है हमेशा। तापमान दिया है 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन।
अपान में आयतन कितना दिया हुआ है 3 लीटर, 3 रख दो। P बराबर कितना आएगा बेटा 0.25 गुणे 0.0821 और ये 3 से अगर ये 3 को काटोगे तो 1 बचेगा, मतलब 100 बचेगा 100। ठीक है, दोनों का जब गुणा करोगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग बेटा इसका मैं 1 सेकंड के अंदर बता देता हूँ, 2.05 ऐसे कुछ आएगा। 0.25 गुणे 0.821 गुणे 100, 20.525 कितना आया 20.525। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। और ये आपको रखना है किस में, ये आपको रखना है ATM में। किस में रखना है ATM में। ठीक है, 0.025 एक मिनट एक जीरो भूल गए हैं, वही तुम कह रहे हैं 2 आएगा 2, तो ये बेटा 20 नहीं आएगा 2.525। आप इसको इतना भी रख सकते हैं 2.52 ATM। तो ये बेटा आ गया आपका आंसर, इसको नोट कर लेना। अब ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बताया हूँ इनको अच्छे से रिवाइज करना, और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो लेकर के आ रहा हूँ मैं आपके इसी YouTube चैनल पर लाइव वाले सेशन में। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोबारा हमेशा काम आता रहेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चा।